हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम 12th ऑफ अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है जो डेमोग्राफिक चेंज रिलेटेड जो पैनल कंस्टिट्यूट किया गया था इन द मंथ ऑफ मई टू स्टडी द डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया। उन्होंने अपना फील्ड वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो उनका पहला विजिट है इन जम्मू। सो पैनल ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस रीचेस जम्मू इंटरैक्ट विथ लोकल ग्रुप्स। तो ये क्या है पूरा आर्टिकल हम देखते हैं। सो पैनल ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस was constituted in the month of May 2026। इनके अगर चेयरपर्सन की बात की जाए तो जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इनके चेयरपर्सन है। अगर मेंबर्स की बात की जाए तो मृत्युंजय कुमार जो कि हमारे सेंसस कमिश्नर है। देन दुर्गा शंकर मिश्रा, he is an retired IAS officer। बालाजी श्रीवास्तव, he is an IPS officer, retired IPS officer। एंड शमिका रवि, she is an economist। So ये हमारे मेंबर्स हैं। इनका पर्पस है टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंजेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड फोकस एरियाज बेसिकली इंक्लूड्स इलीगल इमिग्रेशन एंड अदर केसेस, अदर कॉजेज। तो इन्होंने सबसे पहला विजिट किया है अपना जम्मू में। तो द हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कैरिड आउट द की विजिट एंड इंटरैक्शन इन जम्मू। जम्मू में कहा विजिट किया इन्होंने? दे विजिटेड जागती माइग्रेंट टाउनशिप जो कि नगरोटा जम्मू में है। लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेशन, यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित है जो 1990s में जो रेजिंग मिलिटेंसी थी उनके कारण इनको माइग्रेट करना पड़ा था। तो जो डेमोग्राफिक चेंज के रिलेटेड जो पैनल है उनका पहला विजिट इसी टाउनशिप में है। सो यहाँ पे 5,000 कश्मीरी पंडित रहते हैं। दे इंस्पेक्टेड एन एलेज रोहिंग्या सेटलमेंट इन नरवाल। उन्होंने नरवाल रीजन के रोहिंग्या सेटलमेंट्स की भी जांच की और उन्होंने सिविल सोसाइटी से भी मुलाकात की वहां के। दे ऑल्सो मेट जम्मू एंड कश्मीर चीफ सेक्रेटरी एंड DGP and they met a delegation of refugees from पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहां से जो माइग्रेंट्स है उनसे भी इन्होंने मुलाकात की इस पैनल ने। तो दिस वाज द न्यूज। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विथ रेफरेंस टू द हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It was constituted by the central government to study the demographic changes arising from illegal migration and other factors। जो illegal immigration के कारण जो demographic change है आ रहा है उसको स्टडी करने के लिए इसको फॉर्म किया गया था। सच एज रोहिंग्या मुस्लिम्स, ये कहाँ सेटल्ड है इनके बारे में एक पूरा डेटा तैयार करना है और इनके कारण क्या डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में उसको भी स्टडी करना है। So this is the correct statement. It is headed by Justice Prakash Prabhakar Navalekar. He is a retired Supreme Court judge. So this is also correct. It visited Jagati migrant township in Nagrota, Jammu and Kashmir. ये भी सही statement है। So all the three statements are correct. तो ये place याद रखिएगा, इनका पहला field visit है तो जगती migrant township in Nagrota, Jammu and Kashmir। So all the three statements are correct। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज इनको कंस्टिट्यूट किया गया था मई के महीने में 2026 में। इनके चेयरपर्सन है जस्टिस प्रभाकर नावलेकर जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। द पैनल विजिटेड जम्मू एंड इंटरैक्टेड विद सिविल सोसाइटी एंड लोकल ग्रुप्स। जगती माइग्रेंट टाउनशिप इन नगरोटा इज अ मेजर सेटलमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित जो कि 1990 में होने हुए कश्मीरी जीनोसाइड कह सकते हैं इसको, उसको सफर किया। उसके बाद उन्होंने वो वहां से माइग्रेट किए। देन नरवाल एरिया वाज आल्सो इंस्पेक्टेड बिकॉज यहाँ पे रोहिंग्या इमिग्रेंट्स का सेटलमेंट है। कुछ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के रेफ्यूजीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी इन्होंने मुलाकात की। सो दिस वाज द न्यूज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया क्रॉसेस 300 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल कैपेसिटी। मतलब हमारा जो टारगेट था 2030 का to produce around 500 gigawatt of non-fossil electricity capacity।
उसका मोर देन 60% हमने अचीव कर लिया है अभी। तो ये पूरा न्यूज क्या है, चलिए देखते हैं। इंडिया का टोटल नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हो गया है अब बढ़ के 300 गीगावाट, जो कि अराउंड 54% हो गया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का फ्रॉम नॉन फॉसिल। अगर इसमें कंपोनेंट्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सोलर एनर्जी, विच इज सोलर एनर्जी में हमने 164.59 गीगावाट का कैपेसिटी बिल्ड कर लिया है। वही विंड की बात की जाए तो 58.14 गीगावाट का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्मॉल एंड लार्ज, both small and large, hydropower 57.24 gigawatt, from nuclear 11.75 gigawatt, and from biopower, that is from CBG and compressed biogas and compressed natural gas, तो हमने 8.78 गीगावाट का पावर जनरेट कर लिया, मतलब कैपेसिटी बिल्ड कर लिया है। तो the total non-fossil capacity has risen up to 300.50 gigawatt। हमारा टारगेट था 2030 का अराउंड 500 गीगावाट। तो 60% से अब हमने ये टारगेट को अचीव कर लिया है। अगर रिसेंट मोमेंटम की बात की जाए तो सिर्फ 25-26 में हमने 55.29 गीगावाट ऐड किया है, जिसमें से 44 गीगावाट का एडिशन है फ्रॉम सोलर सेक्टर, 44.6 का 6 का एडिशन है। देन अगर विंड पावर की बात की जाए तो 6 गीगावाट का एडिशन है। कैपेसिटी तो हमने बिल्ड कर लिया, इसके अलावा हमने कितना यूनिट जनरेट किया तो 2014-15 में 190.96 बिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे हम लोग फ्रॉम दिस नॉन फॉसिल, बट 2025-26 में ये बढ़ के हो गया है 477.79 बिलियन यूनिट्स। उसके अलावा अगर पॉलिसी इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स, उसके अलावा पीएम कुसुम योजना फॉर एग्री सेक्टर, जैसा कि मैंने बताया पीएम सूर्य घर फ्लोटिंग सोलर स्कीम, उसके अलावा 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पैनल इंस्टॉल करने का ये एक टारगेट है हमारा अंडर पीएमएसएसवाई। तो चलिए ये डेटा था, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, with reference to India's recent progress in non-fossil electricity capacity, consider the following statements. First is, India's installed non-fossil electricity capacity crossed 300 gigawatts by July 2026. This is correct statement. 31 जुलाई 2026 तक 31 जुलाई हमने 300 गीगावाट पावर का कैपेसिटी जनरेट कर लिया है। उसके अलावा second statement is, solar power constitute the largest component of non-fossil electricity capacity, 164 gigawatt approx. Then India has set a target of achieving 500 gigawatt of non-fossil electricity capacity by 2030. This is the target. This is also correct statement. Non-fossil sources currently accounts for less than 40%. No, it is around 54%. So this is wrong. So 1, 2, and 3. So non-fossil sources account for over 54% of installed electricity generation capacity, not less than 40%. So this was the incorrect statement. तो हमारा install capacity हो गया है 300.50 गीगावाट। हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का बाय 2030। 54% हमने इंस्टॉल कर लिया है और सोलर पावर सबसे ज्यादा लीड कर रहा है 164.59। और अलग अलग इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो जो बायो पावर में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट, बायो पावर की बात की जाए तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गोवर्धन स्कीम। तो 2035-36 तक हमें जो सीबीजी है, कंप्रेस्ड बायोगैस, उसका कैपेसिटी बढ़ा के 10 फोल्ड कर देना है, उनका प्रोडक्शन बढ़ा के 10 फोल्ड कर देना है। तो दिस इज गोवर्धन स्कीम 2035-36 तक। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो चलिए कुछ की टेक अवेज देख लेते हैं। सो इंडिया क्रॉस 300 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी ऑन 31 जुलाई 2026। दिस इज ओवर 60% ऑफ द 500 gigawatt target for 2030. Solar is the largest component at 164.9 gigawatt.
non-fossil sources now form over 54% of installed electricity capacity. मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसमें 54% का अब कंट्रीब्यूशन हो गया है नॉन फॉसिल्स का। नॉन फॉसिल्स के कंपोनेंट्स की हमने बात की तो सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एंड बायो पावर। अगर 2025-26 की अगर बात की जाए तो 55.29 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल कैपेसिटी हमने ऐड कर लिया है। रिन्यूएबल जनरेशन रोज टू 477.79 बिलियन यूनिट्स। इससे पहले हमारा कितना था, 190.96 बिलियन यूनिट 2014-15 में। अगर की स्कीम्स की बात की जाए तो पीएम सूर्य घर, पीएम कुसुम, पीएम एसएसवाई एंड गोवर्धन स्कीम। देन जो फ्लोटिंग सोलर पावर जनरेशन का टारगेट है हमारा 5000 मेगावाट का सोलर पैनल्स बनाना है ऑन फ्लोटिंग पॉन्टून्स। तो दिस वाज द आर्टिकल। अगला है सेंटर प्लान्स 5000 किलोमीटर्स हाईवे पुश फॉर मिलिट्री एंड ट्रेड। तो बॉर्डर एरियाज में मिलिट्री मोबिलाइजेशन के लिए एंड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये 5000 किलोमीटर का टारगेट प्लान किया है। तो चलिए ये पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। तो सेंटर प्लान्स 5000 किलोमीटर बॉर्डर हाईवे पुश फॉर मिलिट्री एंड ट्रेड। तो ये जो 5000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा इन बॉर्डरिंग एरियाज, इसका डुअल पर्पस है। फर्स्ट इज मिलिट्री मोबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहां के लोगों के लिए इजी एक्सेस प्रोवाइड करना। किस चीज का? तो ट्रेड, टूरिज्म, उसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ केयर, मार्केट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो बॉर्डरिंग एरियाज में लोग रहते हैं वो इन सब चीजों से वंचित है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उनको इजी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए ये 5000 किलोमीटर का बॉर्डर का प्रोजेक्ट है। सो 5000 प्लस किलोमीटर्स ऑफ इज प्लान्ड इन नेक्स्ट 3 to 5 years। फोकस इज डिफेंस, मोबिलिटी एंड ट्रेड। अगर की बॉर्डर्स की बात की जाए तो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो इन सब देशों की बॉर्डर्स के अलाउंग ये 5000 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट होगा। अगर एग्जिस्टिंग प्रोग्रेस की बात की जाए तो अभी फिलहाल 3318 किलोमीटर का प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है इन लास्ट 5 years। मतलब 3318 किलोमीटर का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है पिछले 5 सालों से, जिसमें से 1301 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट हो चुका है एंड 3100 किलोमीटर का बॉर्डर वर्क्स अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें से 1191 एनएच प्रोजेक्ट्स कवरिंग गवर्नमेंट के अभी 1191 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अलोंग बॉर्डरिंग एरिया, जिसमें से 25,917 किलोमीटर का नेशन वाइड मतलब हाईवे क्रिएट करना है अलोंग बॉर्डर एरियाज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की जाए तो इसको पॉलिसी मिशन, पीएम गति शक्ति मिशन से लिंक किया जा सकता है। अगर रोड्स अलोन की बात की जाए तो यहाँ इससे 65% ऑफ फ्रेट मूव होता है एंड अबाउट 90% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक रोड्स पे चलते हैं। तो रोड्स बहुत महत्वपूर्ण है फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड मिलिट्री मोबिलिटी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the center's proposed border highway expansion program, consider the following statements. The government plans to build more than 5,000 kilometers of highway in border regions over next 3 to 5 years. Correct. The program is expected to involve investment of more than 2 lakh crore. इस प्रोग्राम का टोटल आउटले है अराउंड 2 लाख करोड़ और इसका ड्यूरेशन है 3 to 5 years. The proposed highway push will focus only on India's border with China and Pakistan। नहीं, इसका मैंने जैसा बताया ये जितने भी हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके अलोंग होगा, जैसे चाइना के अलावा पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। देन अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे about 1748 kilometers long runs broadly parallel to LAC. This is also correct. So 1, 2 and 4 correct are correct. 3 is incorrect. So statement 3 incorrect. The highway push is not limited to the China and Pakistan. It also covers Nepal, Bhutan and Myanmar. तो ये था।
कितना 5,000 किलोमीटर का रोड प्लान है, इसका आउटले है 2 लाख करोड़। 1748 किलोमीटर का अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है। एंड बॉर्डरिंग एरियाज कहाँ कहाँ कवर होगा, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। अगर की टेक अवेज की बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट चीज है दिस अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जो कि 1748 किलोमीटर का है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डुअल पर्पस। ये दोनों पर्पस सर्व करता है। एक तो ये मिलिट्री मोबिलिटी के लिए अच्छा है, एंड दिस ऑल्सो प्रमोट्स ट्रेड। जैसा कि मैंने बताया, रोड ट्रांसपोर्ट पे बर्डन की बात की जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट हैंडल्स अराउंड 65% ऑफ फ्रेट एंड 90% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक इन इंडिया। और अलोंग बॉर्डर एरियाज 1301 किलोमीटर का ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो बाकी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। टाइफून डॉल्फिन हिट्स चाइना, 1 मिलियन इवैक्यूएटेड एंड 1500 फ्लाइट्स कैंसल। तो चाइना में इस साल का सबसे बड़ा टाइफून आया है। इस टाइफून का नाम याद रखिएगा, टाइफून डॉल्फिन। अगर क्वेश्चन पूछे कि टाइफून डॉल्फिन कहाँ हिट किया है, तो इट हैज हिट चाइना। इससे पहले ये इसने जापान को भी हिट किया था। तो चलिए ये पूरा न्यूज आर्टिकल क्या है। तो इट हैज मेड लैंडफॉल नियर व्यूहान जेनजियांग एट about 5:30 a.m. After landfall forecast to move westward over central and southwestern China. Before China, it swept through Okinawa in southern Japan. तो जापान को भी हिट किया हुआ है। अगर हजार्ड्स की बात की जाए तो heavy rain through August 10 across Xinjiang, Shanghai, northern Fujian, northeast Qinghai and central and southern Anhui, much of Xinjiang। ये सारे प्रोविंस के नाम है जहाँ पे इसने हिट किया है। इसके अलावा मेजर रिस्क की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग विंड्स, फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स का खतरा है। अगर इसके इम्पैक्ट की बात की जाए तो लगभग 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया है फ्रॉम ईस्टर्न चाइना। मोर देन 1500 फ्लाइट्स आर कैंसिल। तो दिस वाज द न्यूज। अगर टाइफून्स की बात की जाए तो टाइफून्स क्या है, तो टाइफून्स बेसिकली आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग रीजन्स में। जैसे अगर नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक की बात की जाए अलोंग द कोस्ट ऑफ जापान एंड चाइना, तो इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। अगर यही नदर्न इंडियन ओशन की बात की जाए और सदर्न इंडियन ओशन की बात की जाए तो इसे साइक्लोन्स कहते हैं। एंड अगर नदर्न अटलांटिक की बात की जाए एंड नदर नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक की बात की जाए, जो अमेरिका को हिट करता है, यूएस कोस्ट को हिट करता है और बोथ वेस्ट एंड ईस्ट, तो इसे हरिकेन कहा जाता है। तो इट इज द सेम फेनोमेना बट डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन। टाइफून नॉर्थ पैसिफिक, हरिकेन नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक एंड साइक्लोन इन इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक रीजन। तो दिस वाज द आर्टिकल। तो जो अभी टाइफून हिट किया है दैट इज टाइफून डॉल्फिन, चाइना एंड जापान के कोस्ट को हिट किया है। So this was the news. Question देख लेते हैं। With reference to typhoon, dolphin and tropical cyclone geography, consider the following statements. Typhoon Dolphin made landfall near Wuhan in Zhejiang province on China eastern coast. This is correct. Tropical cyclones occurring in northwestern Pacific Ocean are generally called typhoon. जैसा कि हमने देखा, अगर ये नॉर्थ ईस्टर्न होता तो इसको हरिकेन कहते हैं। बिफोर रीचिंग चाइना, टाइफून डॉल्फिन हैज अफेक्टेड ओकिनावा इन सदर्न जापान। दिस इज आल्सो करेक्ट। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन इन नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक ओशन आर जनरली कंसिडर्ड एज टाइफून। नहीं, ये हरिकेन्स होते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट। सो 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So 1, 2 and 3. Both in North Atlantic, such storms are called hurricanes and not typhoons. So our next article is President's at-home invite highlights craft from 4 states. तो ये at home invite क्या है? तो at home invite is basically, तो हर साल जो हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एंड जितने भी रीजनल डाइवर्सिटी है उसको शोकेस करने के लिए ये एट होम इनवाइट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। So last year, in the year 2025, the focus area was Bihar, Jharkhand, West Bengal and Orissa। और इस बार का फोकस स्टेट्स है, जो 4 स्टेट जिनको फोकस किया जा रहा है वो है महाराष्ट्र,
गोवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो इसके लिए लगभग 650 गेस्ट को इनवाइट किया जा गया है, जिसमें से 100 एमिनेंट सिटीजन्स हैं, कुछ स्कीम्स के बेनिफिशियरीज भी हैं। एंड थीम हाईलाइट्स द हेरिटेज ऑफ दीज फोर स्टेट, दैट इज महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। कुछ नोटेबल इनवाइटीज की बात की जाए तो डीडम डाइमरी, जो कि एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट है फ्रॉम असम, इन्होंने 12 साल इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन में काम किया है। देन हेमलता सूर्यवंशी, इन्होंने युवा आपदा मित्र प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम में काम किया। देन काशी नामग्याल यागजी, जो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम करती हैं इन लेह। तो ये सब लोगों को इनवाइट किया गया। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्राफ्ट्स को शोकेस किया गया है। तो द फर्स्ट क्राफ्ट इज महेश्वरी स्टोल। तो ये याद रखिएगा, महेश्वरी स्टोल इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। देन सेकेंड वन इज पिथौरा आर्ट फिगरिंग्स, इट इज ऑल्सो फ्रॉम मध्य प्रदेश, और ये बनाते हैं भील ट्राइब्स। तो भील ट्राइब से ये एसोसिएटेड है। देन द थर्ड थिंग इज लॉ शिल्प। तो जितने भी रिसाइकल्ड स्क्रैप है ऑफ आयरन, उनसे बनाया जाता है ये लॉ शिल्प। ये बस्तर का है, तो लॉ शिल्प इज रिलेटेड टू बस्तर। एंड द फोर्थ वन इज अजुलेजो टाइल्स। ये कहाँ का है? ये गोवा का है। इसमें इसकी क्या खासियत है? इसमें गोवा के जो खजान लैंड्स है उनको डिपिक्ट किया गया है। खजान लैंड्स होते क्या है? तो खजान लैंड्स आर बेसिकली कम्युनिटी मैनेज्ड कोस्टल वेटलैंड्स, जिसमें पैडी, फिशिंग एंड सॉल्ट पैनिंग की जाती है। तो खजान लैंड्स में कोस्टल वेटलैंड्स है, ये मैंग्रोव्स को हटा के इसे लैंड यूटिलाइजेशन में लाया जाता है। तो इट इज यूज फॉर पैडी कल्टीवेशन, फिशिंग एंड सॉल्ट पैनिंग। एंड द लास्ट वन इज कावी आर्ट। तो ये भी रिलेटेड है टू कोंकण रीजन ऑफ गोवा। तो दिस वाज न्यूज। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो with reference to the cultural elements featured in the President's 80th Independence Day at-home invitation, consider the following pairs. First is Maheshwari stole, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, this is correct. Law शिल्प is related to Bastar, छत्तीसगढ़, correct. खजान लैंड्स गोवा और प्लांटेशन, मतलब पैडी प्लांटेशन, फिशिंग और सॉल्ट पैनिंग के लिए यूज होता है। एंड कावी आर्टिस्ट फ्रॉम पंजाब, दिस इज रॉन्ग। तो only 1, 2 and 3 are correctly matched. So only 1, 2 and 3 are correctly matched. So answer is 1, 2 and 3. Kavi is from Konkan region, that is Goa. The invitation bag designed in collaboration with NID Ahmedabad, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग ने इसे डेवलप किया है। तो NID अहमदाबाद। कुछ की टेक अवेज देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू will host a 80th Independence Day at home reception, जिसमें 650 गेस्ट को इनवाइट किया गया। फोकस स्टेट्स याद रखिएगा, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, मतलब सेंट्रल इंडिया इज द फोकस दिस ईयर। इनविटेशन बैग किसे डेवलप किया है? NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने इसे डेवलप किया गया है। अगर प्रोडक्ट्स जिनको शोकेस किया गया उनकी बात की जाए तो महेश्वरी स्टोल, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। लॉ सिल्क बस्तर का। पिथौरा आर्ट, ट्राइबल एंड ट्रेडिशन ऑफ मध्य प्रदेश। अजुलेजो टाइल्स, ये गोवा के खजान लैंड्स को डिपिक्ट करता है। खजान लैंड जैसे मैंने बताया, a traditional community managed coastal wetlands. Event blends culture, जो एक्ट की इवेंट है वो इट ब्लेंड्स कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। तो दिस वाज द न्यूज। हमारा अगला आर्टिकल है रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट फिशरमैन ड्रिवन इन्वेजिव फिश रिमूवल इनिशिएटिव। तो ये पूरा आर्टिकल क्या है, चलिए देखते हैं। इट इज अ कम्युनिटी लेड एफर्ट टू टैकल द सकर माउथ कैटफिश इन्वेजन इन उज्जैनी रिवर रिजर्वॉयर। ये कहाँ है? उज्जैनी रिवर इज इन महाराष्ट्र। तो इसके लोकेशन को भी हम देखेंगे। टू प्रोटेक्ट द नेटिव बायोडाइवर्सिटी एंड सिक्योर फिशरमैन लाइवलीहुड। तो जो उज्जैनी रिवर है, उज्जैनी रिजर्वॉयर है,
वहां पे जो नेटिव फिश है, जिससे वहां के फिशरमैन को कमर्शियली प्रॉफिट आता है, उसकी तादाद घट के हो गई है 3%। और बाकी पॉन्ड्स रिजर्वॉयर पे कब्जा हो गया है, 97% कब्जा हो गया है ऑफ इन्वेजिव शकरमाउथ कैटफिश का। तो ये चलिए पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। तो उज्जैनी रिवर इज इन महाराष्ट्र, दिस इज द लोकेशन। यहाँ पे इन्वेजिव स्पीसीज बढ़ गए हैं। द इन्वेजिव स्पीसीज कौन कौन से है? सकरमाउथ कैटफिश, tilapia and African catfish। 97% of the catch is invasive species, जिसमें से सकरमाउथ कैटफिश की बात की जाए तो इन्होंने लगभग 30 से 40% कब्जा कर लिया है इस पॉन्ड रिजर्वॉयर पे। ये बेसिकली अमेजन के नेटिव है, अमेजन रीजन के नेटिव है। और ये एक्वेरियम ट्रेड द्वारा लोग इन्हें एक्वेरियम में पालने के लिए वहां से इंपोर्ट करके लेके आए थे। बट इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि जो लोकल फिशरमैन है उनके कमर्शियल बेनिफिट को ये हार्म कर रही है। तो इन लोकल फिशरमैन के कमर्शियल बेनिफिट को ये हार्म कर रही थी। तो इसके रिगार्डिंग जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, उनके इनिशिएटिव से उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने लोकल फिशरमैन है उनको उनको इंसेंटिव दिया। तो इन जो फिशेज हैं, जो इन्वेजिव स्पीशीज है, उनको कैच करने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इंसेंटिव प्रोवाइड किया है। तो इट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी लेड इनिशिएटिव फॉर द रिमूवल ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज ऑफ फिश। तो ये काम कैसे करती है? तो हाउ द रिमूवल इनिशिएटिव वर्क्स, इट एम्पावर्स द फिशरमैन विथ इंसेंटिव्स। तो जैसा कि मैंने बताया, PNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, हिस्टोरिकल सोसाइटी का ये इनिशिएटिव है। उन्होंने फिशरमैन को इंसेंटिव प्रोवाइड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया एंड मार्केट प्रोवाइड किया टू रिमूव इन्वेजिव सकरमाउथ कैटफिश फ्रॉम द उज्जैनी रिजर्वॉयर। सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट fisherman driven invasive fish removal initiative supported by PNHS, which is Bombay Natural History Society। तो चलिए ये क्या काम कैसे करती है। सबसे पहले फिशरमैन को इंसेंटिव दिया जाएगा टू कैच द इन्वेसिव फिश। कलेक्शन सेंटर भी BNHS ने प्रोवाइड किया है। तो कलेक्शन सेंटर एट भिगवान फिश मार्केट, catch is brought to the collection center at Bhagwan Fish Market for sorting and weighting। उसके अलावा जो भी मार्केट प्राइस है उससे ₹2 एक्स्ट्रा देगी BNHS। तो ₹2 पर केजी अबव ऑक्शन रेट इंसेंटिव दिया जा रहा है। फिशरमैन रिसीव ₹2 पर केजी अबव द प्रिवेलिंग ऑक्शन रेट एज एन इंसेंटिव रिमूवल। इसके बाद उन फिश का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो वो फिश सेंड टू प्रोसेसिंग एट तलोजा एंड रत्नागिरी ऑयल मिल्स, उनसे ऑयल निकाला जाएगा और ऑयल यूज होगा फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। सो मोलासिस, जो इससे मोलासिस जनरेट होगा तो वो मोलासिस का यूज होगा फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इसमें 20,000 से ज्यादा लोग उस रिजर्वॉयर पर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होगा। वो कमा सकते हैं 30 से 35 रुपए पर केजी। उसके अलावा अगर ये इनिशिएटिव का बेनिफिट की बात की जाए तो 36+ टन ऑफ इन्वेजिव सकरमाउथ कैटफिश रिमूव सो फार, मतलब अभी तक ये 36 टन तक इस इनिशिएटिव का फायदा हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं।
With reference to the invasive sucker-mouth catfish removal initiative at Ujjaini Reservoir, consider the following statement. The initiative is being implemented with the involvement of BNHS, Bombay Natural History Society. The sucker-mouth, ये correct statement है. Sucker-mouth catfish is native to Amazon River region of South America. ये भी correct statement है. The species entered India mainly through the aquarium trade. ये भी सही statement है. Fishermen are encouraged to release the captured sucker-mouth catfish back into the reservoir after recording its weight. नहीं, इसका कैच होने के बाद प्रोसेसिंग होता है एंड प्रोसेसिंग से फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनता है. तो 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कुछ की टेकअवेज की बात की जाए तो उज्जैनी रिवर कहाँ है, रिजर्वॉयर कहाँ है, इट इज इन महाराष्ट्र. ये इनिशिएटिव किसके द्वारा हेल्प किया जा रहा है, तो बीएनएचएस. इट इज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड फिशरमैन कम्युनिटी ड्रिवन इन्वेजिव फिश रिमूवल इनिशिएटिव. तो इंडिया में फर्स्ट जो भी होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. मेन इन्वेजिव स्पीसीज आर सकर माउथ कैटफिश. इनका ओरिजिन कहाँ है, साउथ अमेरिका में, अमेजन में है. इन्होंने इंडियन मार्केट्स में, इंडियन रिजर्वॉयर्स में कैसे एंटर किया, थ्रू एक्वेरियम ट्रेड. और बाकी सब मैंने आपको बता दिया. So our next article is a newspaper clippings from The Hindu, जिसमें वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है by performing कोमू कोया ट्राइबल डांस. तो ये कोमू कोया ट्राइबल डांस क्या है और ये वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे सेलिब्रेशन क्या है, इसके रिगार्डिंग चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ऑन 9th of August. इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था इन द ईयर 1995 एंड इसको प्रोक्लेम किया गया था इन द ईयर 1994 अंडर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 49/240. ये था वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे के बारे में. कोमू कोया ट्राइब की बात की जाए तो कोमू कोया डांस था, इट इज एसोसिएटेड विद कोया ट्राइब. ये कहाँ है, ये कहाँ के से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना ट्राइबल बेल्ट से. अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के नेटिव है. सो दिस वाज द आर्टिकल. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल एंड कोमू कोया ट्रेडिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज the International Day of the World's Indigenous People is observed every year on 9th of August. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. It was proclaimed by United Nations General Assembly in the year 1994 through Resolution 49/214. This is also correct. Komu Koya dance is associated with Koya tribal community, particularly in Andhra Pradesh and Telangana tribal belt. ये फैक्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. And the date 9th of August commemorate the adoption of UN Declaration on Rights of Indigenous People. ना, ये गलत स्टेटमेंट है. चलिए देखते हैं इसके रिगार्डिंग. तो 9th of August marks the first meeting of the UN working group and not the जो UNDRIP है, जो UN Declaration on the Public Rights of Indigenous People है, इसको 2007 में अडॉप्ट किया गया. और 9th of अगस्त का अगर क्यों अडॉप्ट किया गया, तो 9th of अगस्त को फर्स्ट यूएन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी इन द ईयर 1982, इसलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है. तो बोथ फैक्ट्स आर इनकरेक्ट, so only 1, 2 and 3 are correct. So 9th of August marks the first meeting of UN working group on indigenous population in the year 1982 and UNDRIP was adopted in 2000. So यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इसको अडॉप्ट किया गया था 2007 में.
की टेकअवेज ये याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना के गोदावरी ट्राइबल बेल्ट से ये बिलोंग करती है, कोया ट्राइब, जिनका है ये कोमो कोया डांस। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड ये डेट याद रखिएगा, 9th ऑफ अगस्त। इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल को सेलिब्रेट किया जाता है।